सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस क्विक रिवीजन सीरीज में। एंड इस बार हम इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। एंड बिना किसी देरी के शुरुआत करता हूँ मैं मेरे चैप्टर 2 के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नोट्स तो आपके सामने है ही और आप भी नोट्स साथ में खोल के बैठ सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर 2 को पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टारगेट रहेगा कि 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर 2 को कवर कर ले। 3 यूनिट इसके अंदर होंगे। तीनों यूनिट्स के मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए, खुद से बनाए हुए मैंने, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, पता है आपको कहाँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं यूनिट 1 के साथ में। यूनिट 1 का नाम है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम लोग मैं पहले एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो नोट्स है मैंने खुद से बनाए हुए जब मैं मेरी फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगते थे, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। सो यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। डिमांड फॉर कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। सबको पता है दिस इज बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये जो होता है ये इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है। फिर आता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? ये वो गुड्स होते हैं फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जिस एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक ही इसकी हम डिमांड करेंगे, उसके बियॉन्ड हम इसकी डिमांड नहीं करेंगे। एंड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड दिस लेवल। उस लेवल के बियॉन्ड अगर हमारा इनकम होता है तो हम लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। ये होते हैं इंफीरियर गुड्स। इसके अंदर एग्जांपल्स में आप देख सकते हो फूड ग्रेन्स, फ्यूल, कुकिंग ऑयल, नेसेसरी क्लोथिंग, ये सारे चीजें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। हमारे यूटिलिटी के एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले 4 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में देखेंगे, जो कि जेम्स ड्यूसेनबेरी ने फाउंड किया था। यहाँ पे हिंदी में मैंने एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है कि अगर वो ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। क्या? कमोडिटी। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया। फिर आता है बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट में सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पे फैशनेबल चीजें यहाँ पे हम लोग डिमांड करते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर टॉन जीन्स हो गई, फटी हुई जीन्स, अगर उसका डिमांड है तो मेरे को भी वो चाहिए, क्योंकि फैशन चल रहा है तो मेरे को उसका डिमांड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो गया बैंडवैगन इफेक्ट, जो कि फैशनेबल चीजें वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, मतलब ज्वेलरी बेसिकली देखा जाए तो वेबलन इफेक्ट के अंदर आती है। लेकिन जो सस्ती जो ज्वेलरी नहीं आती, आर्टिफिशियल वगैरह, अगर उसका ट्रेंड चल रहा है तो फिर बैंडवैगन में आ जाएगा। फिर आता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि सबके पास है इसलिए मुझे भी चाहिए, कि भाई सबके पास है, कॉमन कमोडिटी है तो भाई मेरे पास भी होनी चाहिए। जैसे फोन सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो स्नॉब इफेक्ट वो आ गया, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की यहाँ पे बात हो रही है अगेन। फिर आता है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट को जिसने ढूंढा था वो थे थॉर वेबलन। तो इन्होंने इस इफेक्ट के बारे में जो है हमें जानकारी दी थी। हाई प्राइस गुड्स इसके अंदर आते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक कार, ज्वेल्स वगैरह। अगर ज्वेलरी वही मतलब मैंने आर्टिफिशियल है तो वो चले जाएगी बैंडवैगन में, क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से चलती है। और अगर वो डायमंड है, रियल डायमंड है, तो फिर वो वेबलन के अंदर आ जाता है। ये बात अपने को समझनी थी। फिर उसके बाद डिमांड कर्व कैन बी स्ट्रेट, लीनियर और कर्वी लीनियर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर हो सकता है, इग्नोर करना। ठीक है, फिर आता है कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। जब मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाएगी तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, कॉमन सी बात है। उसके बाद आता है रैशनैलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले आता है प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस। ये दो चीजों की वजह से हमारा जो प्राइस इफेक्ट होता है वो होता है, एक तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से, दूसरा होता है इनकम इफेक्ट की वजह से। फिर आता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, डिफरेंट यूज, है मतलब रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है हमारे। फिर आता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस क्या क्या पढ़ते हैं? तो कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, डिमांड फॉर नेसेसरी, स्पेकुलेटिव गुड्स। ये सारे हमारे एक्सेप्शंस होते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड को। उसके बाद आता है यहाँ पे प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी राइजेस इज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एंड प्राइस राइजेस, क्वांटिटी फॉल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस अगर गिरता है और हमारी क्वांटिटी बढ़ती है तो ये होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और अगर प्राइस बढ़ता है और क्वांटिटी गिरती है तो यहाँ पे हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, जो कि बोलता है अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इंडिकेट्स सच चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजेस एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने बेसिकली मूवमेंट और शिफ्ट का पॉइंट कवर करने की कोशिश की, बिकॉज एमसीक्यू में कभी कभार आता है। तो जब मैं मेरे नोट्स बना रहा था तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, भाई मूवमेंट क्या हो रहा है, शिफ्ट क्या हो रहा है। तो उसको समझने के लिए मैंने मूवमेंट और शिफ्ट का पॉइंट अलग से कवर कर लिया है। इतना मेरे को नहीं लगता है अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब समझ गया मेरे को, लेकिन तब नहीं समझता था तो मैंने सोचा भाई लिख लेते। और जैसे तुमको पता है मैं लिख के सर निकाल के फेयर बना रहा हूँ नोट्स। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट किया था इसको। अगर किसको डाउट आता है इसके अंदर ठीक है, अगर किसको डाउट नहीं आता, मूवमेंट और शिफ्ट क्लियर है तो भाई आप स्किप भी कर सकते हो। तो शिफ्ट का जैसे यहाँ पे आता है, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट देयर इज अ चेंज इन डिमांड एट ईच पॉसिबल प्राइस बिकॉज ऑफ वन
और मोर अदर फैक्टर्स सच एज इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, या फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया, वो चेंज हो गए रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है शिफ्ट आ गया, जो कि हमारे डिमांड है उसके अंदर चेंज आ गया, तो फिर हम बोलते हैं कि शिफ्ट आ जाए। तो बेसिकली देखिए, जब ये सारी चीजें हमारे इनकम, टेस्ट, प्राइसेस वगैरह ये सब जब चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से डिमांड चेंज होती है, तो उसको हम शिफ्ट बोलते हैं, अदर देन वो फिर मूवमेंट में आ जाता है। अदर जब बाकी सारी चीजें जब हमारी कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये 2 पॉइंट है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज होता है तो आराम से आप स्लोली भी जा सकते हो। मेरा यहाँ पे क्विक रिवीजन कराने का जो है मोटिव। उसके बाद आ जाते हैं, द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्म बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 2 रीजंस क्या है यहाँ पे? बिकॉज इट अलाउज टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन इट सेल्स। सेल्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा उसके बारे में बताता है। प्राइस इलास्टिसिटी गाइड्स द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसिंग डिसीजन। तो ये 2 पॉइंट की वजह से जो है हमारे फर्म को जो है इंपॉर्टेंस होती है प्राइस इलास्टिसिटी की। उसके बाद आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अगेन मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, जितने भी आपके इलस्ट्रेशन है वो आपको आईसीआई मॉड्यूल से पूरे के पूरे कवर करने हैं। साथ में जो जो फॉर्मूलाज आपको लगते हैं मेरे से यहाँ पे स्किप होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था मैंने वही पार्ट डाला है यहाँ पे, और जो इतना मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता था वो मैंने डाला नहीं है। लेकिन मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको स्किप करके जाना चाहिए एक बार, और जितने भी इलस्ट्रेशन है वो तो आपको देखने ही देखने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे कवर किया, ये भी आपको देख लेना चाहिए, उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डिग्री ऑफ डिमांड की। अलग अलग डिग्रीज होती है यहाँ पे डिमांड की, जिसके अंदर आप देख सकते हो, मतलब बेसिकली मेरे को नहीं लगता है इसमें मेरे को कुछ रिवाइज कराया है, चार्ट आपके सामने, तो आप उसको देख के समझ सकते हो। और यहाँ पे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, और आप पॉज करके भी इसको यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ, जो कि आता है डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स के अंदर आप देखते हो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इनएलास्टिक होती है। इंफीरियर गुड्स के इसमें एग्जांपल में हम ले तो वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब इंफीरियर गुड्स आ जाते हैं। इंफीरियर गुड्स की डेफिनेशन हमने ऊपर ही देख ली थी। दीज आर हैबिचुअल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड नेसेसिटीज होती है हमारी। उसके बाद आते हैं डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, जो है इलास्टिक होती है, जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसमें मैं नोट्स अभी पढ़ रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। फिर इसके अंदर आप बात आ जाते हैं हम लोग इन केस ऑफ नेसेसरी कंज्यूमर सरप्लस इज इन्फिनिट। जब नेसेसरीज की हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है वो इन्फिनिट होता है। ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखना। डिमांड फॉर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर इज इनएलास्टिक। ये बकायदा एमसीक्यू आता है कि भाई कॉमन सॉल्ट और शुगर के लिए जो है डिमांड बता दो क्या होती है, तो इनएलास्टिक होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला। टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू योर क्वांटिटी, जितनी हमने बेची है, क्वांटिटी सोल्ड। इसके बाद हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है कि जब प्राइस का मतलब इम्पैक्ट क्या रहता है हमारे रेवेन्यू के ऊपर में। तो जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है, ठीक है, और अगर हमारी डिमांड इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू घटेगा, और अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, और अगर इनइलास्टिक है तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी जो है बढ़ जाएगा। अगर हमारा प्राइस कम होता है यानी कि डिक्रीज होता है, तो हमारा अगर इलास्टिक डिमांड है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, और अगर इन इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। ये वाली बात आप लोग आराम से भी समझ सकते हो। उसके बाद आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का फॉर्मूला भी आप देख सकते हो। फॉर्मूला वगैरह मैं इतना पढ़ नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो आप लोग खुद से देख सकते हो, मैंने अपना नोट्स में उसको इंक्लूड किया हुआ है। नॉर्मल गुड है, और नॉर्मल गुड की आप इनकम इलास्टिसिटी देखना चाहोगे वो पॉजिटिव होती है, एंड प्राइस इलास्टिसिटी उसकी जो है नेगेटिव होती है। तो इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड की पॉजिटिव होती है एंड प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। उसके बाद व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी आपकी डिमांड की नेगेटिव होती है, द गुड इज इंफीरियर गुड, तो वो गुड होएगा इंफीरियर। उसके बाद आता है अगले पॉइंट की तरफ पे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड्स इज यूनिटरी इलास्टिक। In case of a substitute goods, the cross demand curve slopes upward, that is positively slope. Upward positive होता है, downward negative होता है। तो यहाँ पे upward बताया तो positively sloped होगा। Then that shows more quantity is demanded whenever there is a rise in the price of a substitute commodity। अगर substitute commodity के प्राइस में increase होगा तो हमारा वो particular commodity का जो है डिमांड बढ़ जाएगा। लाइक जैसे कि सब्स्टिट्यूट में हम लोग बात करें टी कॉफी, अगर कॉफी का जो है प्राइस बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि कॉफी महंगी हुई तो कॉफी वाले जो यूजर्स होंगे जो कि अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कॉफी को, वो टी पे स्विच कर देंगे। तो ऐसा यहाँ पे बात लिखी हुई है इस पॉइंट के अंदर, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड विल हैव एन अपोजिट रिएक्शन ऑन द डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे कि अभी मैं बात करूँ कि अभी मैंने टी है, टी का मैंने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो शुगर है, शुगर पे भी जो है उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि टी ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे, तो टी कम कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर का भी जो है कंजम्पशन कम होगा, तो लोग इतना जो है उस पर डिमांड दिखाएंगे नहीं शुगर की भी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है क्योंकि वो। फिर आ जाते हैं व्हेन टू गुड्स एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है कि भाई अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट है
तो उसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो जो होगी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे अगले पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। अगर हमारा दो गुड्स अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो उनके क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनाइट होगी। अगर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है टू गुड्स तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव एंड लार्ज होगी। और अगर वो नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव एंड स्मॉल होगी। और अगर वो टोटली अनरिलेटेड गुड्स है, दो गुड्स जिनको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोल रहे हैं, मतलब वो सब्स्टिट्यूट होंगे ही नहीं अगर वो टोटली अनरिलेटेड है, तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होगी। ये बात हमको जो है यहाँ पे समझनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि टी एंड शुगर हो गया, टू ईच अदर द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज नेगेटिव। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है अगर दो गुड्स और उनके बीच की जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, जैसे कि टी एंड शुगर हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगर हमारे दो गुड्स एक वीक कॉम्प्लीमेंट है, अभी कॉम्प्लीमेंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर एक वीक कॉम्प्लीमेंट है तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी स्लाइटली बिलो जीरो होगी। और अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव और बहुत ज़्यादा हाई होगी। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टिपिकली पॉजिटिव। ये हमारा एक आखिरी पॉइंट यहाँ पे रहेगा। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अभी हम लोग यूनिट 2 के साथ जो है शुरुआत करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। The necessaries for life are things necessary to meet the minimum physiological needs for the maintenance of life, such as minimum amount of food, clothing, shelter. फिर उसके बाद आता है नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एजुकेशन, एक्सेट्रा आर नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। ये बात याद रखना कि ये जितने भी पार्ट हम लोग ने देखे कि नरिशिंग फूड हो गया, एडिक्वेट क्लोथिंग हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गई, उसके बाद ये जितने भी चीज़ें ये नेसेसरी है, लेकिन ये हमारी एफिशिएंसी के लिए नेसेसरी है। और बाकी जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसको मैच कर अपना मेंटेन करने के लिए हमारा जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वो उसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है कन्वेंशन नेसेसरीज अराइजेस ईदर ड्यू टू प्रेशर ऑफ हैबिट और सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशन, दे आर नॉट नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस और एफिशिएंसी। जो भी कन्वेंशन नेसेसरीज होती है इसके बारे में यहाँ पे हमने बात किया हुआ है। उसके बाद आते हैं कुछ कंफर्ट के एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो टेस्टी फूड, होलसम फूड, गुड हाउस, लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स, ये सारे आपके जो है कंफर्ट्स के एग्जांपल्स के अंदर हम कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे कवर किए, ये आप आपकी साइड से देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने प्रॉपर हाईलाइट करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं अगर खुद से यहाँ पे रिपीट करूँगा तो उसमें कुछ मेरे को नहीं लगता वैल्यू एडिशन होगा। तो यहाँ पे अपन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के साथ शुरुआत करते हैं। यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज नथिंग बट अ कार्डिनल कंसेप्ट, दैट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। कॉमन एमसीक्यूज है तो इस पे आपको ध्यान देना है। कुछ वेल डिफाइंड रिलेशंस को यहाँ पे मैंने कवर किया टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। टोटल यूटिलिटी राइजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। याद रखना टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा जब तक आपका एमयू पॉजिटिव है, बट ये बढ़ेगा एक डिमिनिशिंग रेट पे, बिकॉज एमयू इज डिमिनिशिंग एंड फॉलिंग। एमयू इज डिमिनिशिंग थ्रू आउट, आपका एमयू थ्रू आउट डिमिनिश करेगा। व्हेन एमयू इज जीरो, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे रहेगा। ये काफी एक कॉमन एमसीक्यू बन सकता है कि भाई जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे है तो आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगा, जिसको हम लोग सैटिएशन पॉइंट भी बोलते हैं। और जब आपका एमयू नेगेटिव हो जाता है तो आपका टीयू जो है डिमिनिश करता है, ये बात कॉमन है। उसके बाद आता है एमयू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टीयू और इट इज द स्लोप ऑफ टीयू कर्व। आपका एमयू को हम लोग बोल सकते हैं भाई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टीयू है या फिर ये स्लोप ऑफ टीयू कर्व है। एमयू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे आने के बाद यहाँ पे दो मैंने चार्ट्स कवर किए हुए। एक तो सबसे पहला assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, आपकी assumption क्या है लॉ ऑफ डीएमयू के, जिसमें सबसे पहला आता है रैशनल कंज्यूमर, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, सेम क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके बाद आता है कंटिन्यूस कंजम्पशन, कार्डिनल मेजरेबिलिटी, ऊपर भी हमने देखा कि एक कार्डिनल कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सेप्शंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले एक्सेप्शन में आ जाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, रेयर और एंटिक कलेक्शन, एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, हैबिचुअल और एडिक्टिव गुड्स। उसके बाद आता है एक्सपेंसिव एंड ड्यूरेबल कमोडिटी। उसके बाद इनहोमोजेनियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो स्टैंडर्ड नहीं है, कंटिन्यूस सेम नहीं है। उसके बाद आता है चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंजम्पशन एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये सारे आपके जो है एक्सेप्शंस हो जाएंगे डीएमयू के। उसके बाद आता है कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयू ऑफ द गुड इज इक्वल टू इट्स प्राइस। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइस के बराबर होगा तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। फिर आता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बात याद रखना
कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या होता है? तो कंज्यूमर सरप्लस इज नथिंग बट व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। उसके बाद आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज नथिंग बट द ऑर्डिनल बेस्ड कंसेप्ट। याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है कार्डिनल है एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ऑर्डिनल। उसके बाद आता है ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच, आईसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। If an indifference curve is L-shaped, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। If an indifference curve is L-shaped, then two goods will be perfectly complementary goods। ये अगर आपके आपका जो इंडिफरेंस कर्व L-shaped है तो आपके जो दो गुड्स रहेंगे वो आपके परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहेंगे। उसके बाद आपका आता है अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि भाई आपका अजम्पशन क्या रहेगा इंडिफरेंस कर्व का? तो दो कमोडिटी रहेगी, कंज्यूमर आपका रैशनल रहेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी, नॉन सैटिएटी होगी एंड ट्रांजिटिविटी होगी। ठीक है, तो ये आपके अजम्पशंस होंगे इंडिफरेंस कर्व के। उसके बाद हमारा यहाँ पे चालू होगा यूनिट 3, इसी के साथ यूनिट 2 हमारा खत्म होता है और हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। फिर आज यूनिट 3 के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई का यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई को जो है दोनों चीजों की जरूरत होती है, एक तो होता है विलिंगनेस एंड दूसरा होता है एबिलिटी टू सप्लाई। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? तो सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, फिर आता है प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्री साइज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ सेलर्स आपके डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे आपके सप्लाई के। अ चेंज इन प्राइस विल कॉज मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व। A change in any variable other than own price will cause a shift in supply curve. Indifference curve is convex to the origin due to falling MRS। तो आपका फॉलिंग एमआरएस की वजह से आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है आपके ओरिजिन से। When two goods are perfect substitute for each other, then MRS is constant. Microeconomics is also called as price theory। प्राइस theory आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप बोलते हो। कॉमन एमसीक्यू इसके लिए मैंने उसको यहाँ पे कवर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ सप्लाई आता है जो कि आप डेफिनेटली पॉज करके यहाँ से देख सकते हो या फिर नोट से आप देख सकते हो। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर 2 है वो मैंने कवर करवा के ले लिया है। यहाँ पे विद इन 20 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने पूरा यहाँ पे काम कंप्लीट कर लिया हमारे चैप्टर 2 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और ये नोट्स अगर आपको चाहिए आपके रेफरेंस के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए नोट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में भी आप जो है देख सकते हो कि मैंने सारे लिंक्स वगैरह डाले हुए। तो अगर आपके हाथ में पीडीएफ आता है, ठीक है, तो आप किसी को शेयर करोगे तो सारे लिंक्स भी उसके साथ ही शेयर हो जाएंगे। तो टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है। जरूर इस वीडियो को आप लाइक करना अगर आपको पसंद आया रहेगा। तो कोई भी अगर आपका फीडबैक रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आपको डाल सकते हो। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 3 के रिवीजन के साथ में। तब तक के लिए इस नोट्स का पूरा बेनिफिट लेना और कमेंट जरूर करना। और नए आए रहोगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे को बताना कि आपको ये रिवीजन वीडियो हेल्प हो रहा है कि नहीं इससे। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।